अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू शो। और इस शो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सी ऐसे टॉपिक्स जो कि रिलेटेबल होंगे यंगस्टर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। और मकसद इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का यही है कि आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस और मसले मसाइल जो हैं उनको हम आंसर कर सकें। और इसमें मुझे ज्वाइन करने वाले हैं मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर निसार नानियत वाला, जिनको बहुत से लोग आई एम श्योर जानते हैं एज अ टीचर, एज अ कोच। उन्होंने बहुत से लोगों को कोच किया है और वो ऑथर भी हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक के जिसका नाम है आई वॉन्ट टू मैरी बट। इसके अलावा भी उनका बहुत लंबा सा एक तारुफ है, बट आई गेस मैं मजीद वक्त ज़ाय के बगैर जो है सर की तरफ चलूंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले कि मेरे भी जो व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में भी जान लें, सारा चौधरी, वैसे उनका नाम इकरा जबीन है, लेकिन लोग उन्हें सारा चौधरी के नाम से जानते हैं। और पिछले 2-3 सालों में कुछ फिल्मी एक्ट्रेसों ने बड़ा धमाका किया था। सना खान जो बिग बॉस की एक्ट्रेस थी, और जरीन वसीम, ये भी आमिर खान के साथ फिल्म में आई थी। ये दोनों ने वॉकआउट कर दिया फिल्म से। जरीन अब बहुत ही अच्छा काम करती हैं, मुहद्दिसों के कोटेशंस ट्विटर पे डालती रहती हैं, अपना अपने आप को पर्दे में रखी हुई है, दीनदार हो चुकी है। सना खान का निकाह मुफ्ती अनस से हो चुका है। और लेकिन इनसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये सारा चौधरी के पहले भी कुछ लोग ऑलरेडी तलाक दे चुके थे फिल्म इंडस्ट्री को, ग्लैमर इंडस्ट्री को। लेकिन सारा चौधरी एक लैंडमार्क बन गई, क्योंकि वो उसने उस वक्त छोड़ा जब शी कुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड फेम, और इंटरनेशनल स्टार भी बन सकती थी। तो ये है मुख्तसर का तारुफ। और अब सारा चौधरी काफी मोटिवेशनल स्पीचेस देती है। बहुत सारी लड़कियों को उन्होंने मोटिवेट किया है गुमराही के रास्ते से निकलकर सही रास्ते की तरफ आने के लिए। और इसीलिए हम और सारा बहुत सारी बातें लेकर आपकी खिदमत में आते रहेंगे, आपको मोटिवेशनल मोमेंट्स देते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि जिस तरह अभी मैंने मेंशन किया आपकी बुक के बारे में, आई वांट टू मैरी बट, तो मुझे लगता है क्यों ना आज की जो हमारी शुरुआत है वो इसी टॉपिक से कर ली जाए। क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास भी काउंसलिंग के लिए और इवन जो मेरे ग्रुप्स वगैरह है वहाँ पर अक्सर जो हैं वो मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। कभी खुद जो यंगस्टर्स हैं वो कर रहे होते हैं, बहुत सी सिस्टर्स होती हैं वो मैसेजेस कर रही होती हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल से हम उनको पॉइंट वाइज लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह से बहुत से पेरेंट्स भी हैं मुझे लगता है कि जो बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है आप फिर गाइड करिएगा कि क्या इस तरह से सही शुरुआत करना ज़्यादा अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन या इस पॉइंट के साथ कि हम चलते हैं मेरे ख्याल से बैक बैक देयर सहाबा कराम के ज़माने में चलते हैं। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि उस वक्त जो है ना वो लोग किस बेसिस पर जो है ना वो निकाह के लिए जब जाते थे, रिश्ता देखना या किसी इंसान को शख्स को चुनना, तो वो कौन सी चीजें थी जो वो नोटिस करते थे, वो देखते थे और किन बेसिस पे वो एक डिसीजन लेते थे। देखिए, बहुत ही उम्दा टॉपिक है और बहुत ही फिक्र वाला टॉपिक है, कंसर्न टॉपिक है। और काउंसलर्स में भी इसमें बड़ी फिक्र रहती है, काउंसलर्स, मैरिज काउंसलर्स में। असल में साहबा के जमाने में निकाह रहमत थी, आज निकाह जहमत हो चुका है। इट हैज बिकम डिफिकल्ट नाउ। उस जमाने में लड़कियां क्या दिखती थी, ये इंपॉर्टेंट, लड़कियों के माँ बाप क्या दिखते थे। बिल्कुल। लड़के की बहादुरी के बारे में पता चला कि लड़का बहुत बहादुर है, तो प्रपोजल भेजते थे। वो लड़का बहुत चैरिटेबल है, तो प्रपोजल भेजते थे। वो लड़का वॉलेंटियर है मस्जिदों में और अल्लाह के रसूल की खिदमत में, एकेडमिशियन है, यानी किताब पढ़ने का शौक है, कुरान हिफ्ज करने का शौक है, तो प्रपोजल भेजते थे। ये कैरेक्टर था। आज जो है सबसे पहला सवाल होता है लड़का क्या करता है, फाइनेंस। और जाहिर सी बात है, ये भी आज फिक्र इसलिए है कि बहुत सारे नौजवान लड़के अगर दीनदार होते हैं तो पैसे कमाने की तरफ तवज्जो नहीं देते। हम्म। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज की महंगाई के जमाने में तो वाजिब बन चुकी है, इसलिए लोग फिक्र करते। तो निकाह जो है अब एक जहमत बन चुका है, पहले रहमत थी। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत में से है, और जो मेरी सुन्नत को तर्क करता है वो मेरे में से नहीं है। तो इस तरह से निकाह हैज बिकम डिफिकल्ट। सलफ के जमाने में निकाह वाज अ मर्सी। पता चला बेवा हो गई, इद्दत खत्म होती, प्रपोजल आ जाते,
तलाक हुआ है, इद्दत खत्म होती, प्रपोजल आ जाता है। बच्चे हो तो भी प्रपोजल आते, बच्चे नहीं हो तो भी प्रपोजल, ढेर सारे बच्चे हो तो भी प्रपोजल आ जाते थे। कोई ड्रॉबैक नहीं था, कोई हेजिटेशन नहीं था लोगों में कि भाई इसके कैसे शादी करें। आज तो ऐसी लड़कियों को लोग लगेज समझते हैं, अरे 2 बच्चे की माँ है, दे कंसिडर हर एज ए लगेज, अपने बच्चों को छोड़कर आएंगी तो। इस तरह से खुद उन समाज ने उसको डिफिकल्ट बना दिया, इट्स जहमत ना। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। और अगर इसका मतलब इसका इस चीज़ को इस तरह से देखा जाए, और मेरे पास जो मैंने कहा कि क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मेरे ख्याल से वाकई ही इतनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच हमारी हो चुकी हुई है कि जब भी मेरे ख्याल से अगर इवन पेरेंट्स के पास जाता है रिश्ता और उनसे कहा जाए कि जी मेरे पास आपकी बेटी के लिए रिश्ता है, या स्पेशली अगर बॉय के उससे बात करें, क्योंकि मेरे पास जाहिर सी बात है लड़कियों की ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह और सवालात आते हैं। तो उनके अगर मेरे ख्याल से पेरेंट्स के पास जब कोई रिश्ता जाता है और कोई जाकर कहता है कि जी मेरे पास रिश्ता है, तो आई गेस 80 to 90% पहला क्वेश्चन यही होता है कि लड़का करता क्या है। हम्म। और मुझे खुद भी ये चीज़ बहुत कंसर्न करती है। मुझे लगता है कि रिस्क तो ऐसी चीज़ है जो कि हमारा कंसर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल कुछ लड़का कुछ भी नहीं करता है और वो कुछ भी नहीं कमाता है, बस वो बैठ के 4-5 वक्त नमाज पढ़ता रहता है। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है, अच्छा बस 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो चले जी हम अपनी बेटी का रिश्ता दे देते हैं। बट आई गेस मुझे लगता है कि फिर भी कहीं ना कहीं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होना चाहिए कि उसका उसके दीन के बारे में और उसके अखलाक के बारे में। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसके दीन के बारे में मेरे ख्याल से सबसे पहले हमारा कंसर्न होना चाहिए कि क्या लड़का अपनी नमाजें 5 वक्त की पढ़ता है, क्या वो रोज़े रखता है, क्या वो कुरान पढ़ता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतनी कॉमन, मतलब मैं बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पर आई रिमेंबर कि मतलब नमाजें छोड़ना या रोज़े छोड़ना या कुरान ना पढ़ना बहुत लंबे अरसे तक दैट वाज क्वाइट नॉर्मल। और हम जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुआशरे में भी ये बहुत आम चीज़ हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज आई फील कि जो इंसान अपने रब के साथ जिसका ताल्लुक मजबूत है और वो अपने रब से डरता है ना, तो वो आपके हकूक में कोई कोताही नहीं करेगा, वो आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा, वो आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है शायद जो लोग मिस कर जाते हैं। एंड देन जैसे आपने कहा, ये भी बड़ी अच्छी आपने बात की कि वाकई दीन और अखलाक इंसान का होने के साथ साथ यस आपकी जो है दुनिया भी साथ चलनी ज़रूर चाहिए। रज़्क आपने जो है अल्लाह ताला ने आपको कव्वाम बनाया है तो आपको प्रोवाइडर बनना है। तो यस जो हम मैसेज दे सकते हैं कि जो पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे अगर दीनदार हैं तो उनको प्लीज़ ये भी ज़रूर सिखाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह फ़ीक कि वो दीन का काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग होनी चाहिए। और इसी तरह जो खुद सुन रहे हैं यंगस्टर्स, अगर खुद हमें सुन रहे हैं तो उनको भी हम यही कहेंगे कि प्लीज़ साथ साथ जो है अपना अपने फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं उनको भी बेहतर कीजिए। आई होप कि मैंने सही कहा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल बराबर है। देखो, कोई भी बाप अपनी बेटी देने से पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखता है। समझे ना, हम इस जमाने में रह रहे हैं कि आटा चावल का भाव देखो कैसा हो गया, बेटी खाएगी क्या। और द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस बॉय इज डिफरेंट टुडे एज कंपेयर टू द टाइम्स ऑफ सलफ, मासिस में, नॉट हम्म। अमंग एलम। मासिस में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस बॉय, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैव कम अप। अलग अलग लोगों का डेफिनेशन अलग हो गया। कुछ लोग कहते हम्म। हैं नमाजी होना चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए, लेकिन लड़का थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। ठीक है भाई। कुछ लोग कहते हैं कि लड़का थोड़ा पैसे वाला भी होना चाहिए। अब 25-26 साल के लड़के कितने पैसे वाले हो सकते हैं? सवाल ये होता है कि एक लड़का हम्म। ग्रेजुएट होकर निकलेगा, इंटर्नशिप करेगा 1-2 साल, तो 25 साल का तो हो गया। स्टार्टिंग की सैलरी उसकी 15-20 हजार दिरहम, दैट्स ऑल। 15-20 हजार बिल्कुल। इंडियन पाकिस्तानी रुपीस, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब आप उस 25 साल के लड़के को उम्मीद रखोगे 70-80 हजार रुपए पर महीना कमावे, तो मुश्किल होगा ना। मेजोरिटी बच्चे नहीं कमाते। और जो बच्चे पैसे वाले घर के रहते हैं, जिसको आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी समझते हो, वो पैसा उसके बाप का है, लड़के का थोड़ी है। लड़का कहाँ कमाता है? एग्री। लड़के का बाप का है। और लड़के का हम्म। बाप के पैसे में लड़के के भाइयों का, बहनों का, सभी का हिस्सा है। तो बिल्कुल। व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉइंट? सवाल ये होना चाहिए। इतना कमाता है हम्म। वो सेकंड। अगर बच्चा 25 साल की उम्र में 15-20 हजार कमा लेता है, तो जाहिर सी बात है कि 35 तक पहुंचेगा, तब तक 50-60 तक पहुंच जाते हैं, ये एवरेज। तो हम्म। लोगों के लिए रिलीजियस बॉय का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चेंज हो चुका है। बहुत सारी लड़कियां, दे गो फॉर रॉक स्टार गाइज।
यू अंडरस्टैंड? रॉक स्टार दाइज, ये एक नया टर्म है जो मैंने डाला हूँ। रॉक स्टार दाई का मतलब होता है मेस्मराइजिंग ओरेटर, चमक दमक, ब्लेजर, चकाचक, चैप्टर नंबर, वर्स नंबर, चैप्टर नंबर, वर्स नंबर। इसको रॉक स्टार दाई कहते हैं। एकदम ब्रांडिंग होती है उसकी, और फलाने चैनल में आता है और ढीम के प्रोग्रामों में जाता है, और उसका फैन क्लब है, लोग उसके लेक्चर सुनने जाते हैं। और एक रॉक स्टार दाई दुबई में मैंने देखा था, दुबई में, कि वो जैसे स्टेज पे आया तो लड़कियां कुर्सी पे हूँ, जैसे कि कोई है ना, शाहरुख खान सलमान खान आ गए। तो दावा की फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में लोग सलमान खान शाहरुख खान जैसे लड़कों की तलाश करते हैं। तो दिस इज नॉट हम्म। रिलीजन। एक लड़की मुझे पूछती है, निसार भाई मुझे रिलीजियस लड़का चाहिए। तो मैं बोला कहाँ तलाश करोगी? दावत के फील्ड में। मैं बोला उससे अच्छी जगह बताऊं, मस्जिद का इमाम है ना, हम्म। उसका बेटा हिफ्स करके आया है, आलिमियत करके आया है, ये असल में दाई होता है, अजान भी देगा, मस्जिद में खुतबा भी देगा, काउंसलिंग भी करेगा, सब करेगा, मुफ्ती भी है, ये तो दाई है। नहीं लेकिन ना लेकिन, अरे लेकिन क्या? क्योंकि वो रॉकस्टार दाई जो आया ना मार्केट में ब्रांडेड, वो जहन में है। अकॉर्डिंग टू मैनी गर्ल्स दे आर रिलीजियस। वो मौलाना तो पढ़े लिखे भी नहीं है। हम्म। इज डिग्रेडिंग ऑफ एलोलिज्म। क्यों पढ़ा लिखा नहीं है भाई? हम्म। कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ चुके हैं, बुखारी, मुस्लिम, शरह, फतुल बारी, कुरान हिफ्ज किया हुआ है, कुरान इब्ने कसीर पढ़ चुका है, फिर पढ़ा लिखा क्यों नहीं है भाई? he has studied in his field, he's a scholar. How can you say he's not हम्म। a scholar? तो ये रिलीजियस का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ रिलीजियस बॉय, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चेंज हो चुका है, मॉडर्निटी आ चुकी है, इसमें लिबरल बहुत आ चुके हैं। दाढ़ियां भी नहीं रखते बहुत सारे दाइस, और बहुत सारे दाइस की पैंट टखनों के नीचे, हालांकि वाजिबों में से कि पैंट टखनों के हम्म। ऊपर रहनी नीचे चाहिए, तो होना वाजिबात में ऊपर से है। होना चाहिए। जब वाजिबात ही नहीं है, दाढ़ियां छोटी छोटी हैं, तो फिर आप रिलीजियस कैसे हैं भाई? टॉक अच्छा देता है, कुरान की बहुत सारी आयतें आती है, वो तो कोई भी कर सकता है ना। एक फिल्म स्टार तो को मुझे पैसा दे लगता दो, है शायद वो भी याद कर हमने लेगा डायलॉग। बिल्कुल वो उसकी एक रीजन शायद ये भी हो सकती है ना कि हमने वैसे जनरली ओवरऑल जो एक इमेज बनाई हुई है, कि आपको अगर हस्बैंड चाहिए तो वो किस तरह का होना चाहिए, वो स्मार्ट लुकिंग होना चाहिए, उसकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए, उसका वे ऑफ टॉक ऐसा होना चाहिए। तो अब वो जब हम उसको चाह रहे होते हैं कि अच्छा हम उसको प्रायोरिटाइज ना करें, हम एक रिलीजियस पर्सन से करें, तो मुझे लगता है कि वो समहाउ उनको लगता है कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ हमारी जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, तो मे बी दैट्स व्हाई दे एंड अप डूइंग दैट कंपैरिजन। लेकिन आपकी बात बिल्कुल, आपका पॉइंट ये बिल्कुल वैलिड था कि जहाँ पर हम दीन देखेंगे तो दीन में हमें ये इन चीज़ों के लिए अपने अपनी बेटियों में जो है वो एक्सेप्टेंस, बेटियों और बेटों में मेरे ख्याल से दोनों में एक्सेप्टेंस डालनी चाहिए कि दीन मीन्स के अगर इंसान ने बहुत से अलूम जो है वो सीखे हैं, पढ़े हैं, तो दैट मीन्स दे आर रिस्पेक्टेबल, उनकी रिस्पेक्ट की जाए और उनको प्रायोरिटाइज किया जाए, बिकॉज उन्होंने एक बहुत काम की फायदेमंद चीज़ें सीखी है। मैंने क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी जो भी बहुत, मेरा कोई बहुत ज़्यादा इल्म तो नहीं है, जो भी छोटे मोटे मैं सब्जेक्ट सीख सीख चुकी हूँ इन 12-13 सालों में। मेरे ख्याल से जो भी इस वक्त मैं जो बन चुकी हूँ, जो भी मेरी लाइफ में मेरी जिसे कहते हैं ना कि अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं, मेरी जिंदगी को देखने के जिसे कहते हैं जाविया, और आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ को देखने का, वो सारा मुझे लगता है कि वो इतना इम्पैक्ट उस पर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कि लाइफ का जैसे हम वो बाकी लोग ढूंढ रहे होते हैं ना कि हमें गोल नहीं मिल रहा, हमें मकसद नहीं समझ आ रहा, तो मुझे लगता है कि ये अलूम सीखने से बहुत फर्क पड़ता है। तो इट विल बी, आई फील कि इट विल बी अ ग्रेट चॉइस एक्चुअली फॉर यू इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पाउस, और आपको ये पता चले कि ये लड़का है या लड़की जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है उनके पास होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, दुनियावी डिग्रीज भी हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो कुछ भी हैं, प्लस उन्होंने जो है वो ये अलूम भी सीखे हुए हैं। तो वहां पर तो मेरे ख्याल से आपको सही, जिसे हम कहते हैं ना कि हम शायद कोई कहे कि जी अच्छा इसकी 50 लाख सैलरी है, तो वो वाला जो हम इम्प्रेस होंगे, मुझे लगता है वो यहाँ पर हमें उतना इम्प्रेस उस शख्स से होना चाहिए सुनने के बाद कि सुभान अल्लाह, अच्छा इन्होंने ये इल्म सीखे हुए हैं। तो यस, आई डेफिनेटली एग्री कि हमें अपने बच्चों को ये बात समझाने की और इसकी इम्पोर्टेंस सिखाने की बहुत ज़रूरत है कि सिर्फ ये ना देखा जाए कि जस्ट क्योंकि कोई अच्छी ड्रेसिंग सिर्फ कर रहा है और थोड़ी बहुत वो इस तरह की बात करके दीन की तरफ दावा दे रहा है, दैट्स नॉट इनफ। वी हैव टू मेक श्योर कि उनका बाकी का जो दीन का नॉलेज है और वो सब है वो क्या है। मैंने अच्छा, मूविंग एक ऑन। मैंने एक जी इमाम जी। साहब से, मैंने एक स्कॉलर से पूछा था हम्म। कि आप मालूम कैसे पड़ेगा कि लड़का दीनदार है, अभी रिश्ता अच्छा, आया है? वेरी। तो कहा कि उसको पूछने का कि कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, सीधी सी बात है। हम्म।
और मस्जिद में, कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, उस मस्जिद में जाकर दो चार बार नमाज पढ़ेंगे, अचानक जाकर आपको समझ में आएगा पहली सफ वाला है, आखिरी सफ वाला है, चार रकातें जाती है, या जमात के बाद पहुंचता है। और मौलाना, अक्सर मस्जिद के इमाम मुसल्लियों को पहचानते हैं, कोई नहीं आता है तो भी हम्म। पता चल जाता है कि वो फलाना नहीं आ रहा है। ऐसे ही मस्जिद में मैं कभी 4-5 दिन बम्बई गया, अभी मैं नडियाड में हूँ, दिल्ली गया, बम्बई हम्म। गया, तो मौलाना साहब का व्हाट्सएप आ जाता है, निसार भाई किधर हो, गायब हो गए, तबीयत तो ठीक है। तो मस्जिद के इमाम को पता होता है कौन बच्चा कैसा है, कौन किसकी किरत अच्छी है, कौन आगे चलकर काम करता है, आगे बढ़ चलकर, तो ही नोज अबाउट। तो वो स्कॉलर ने मुझे सही कहा कि मस्जिद में कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, उससे पता चल जाता है कि रेगुलर है कि नहीं। तो नमाज में अगर कायम रहता है तो बहुत सारी चीजें ठीक ठाक हो जाती है। ये एक्चुअली वन ऑफ द पैरामीटर्स। बहुत सारे लोग कहते हैं हम्म। कि नमाजी भी चीटर होते हैं, फ्रॉड होते हैं, अफेयर्स करते हैं, तो वो उनकी नमाज, इन सलात तनहा अनिल फाहिशा वल मुनकर, नमाज तो के बुराई से रोकती है। अपने पास से कहा, अगर आपकी नमाज आपको बुराई से नहीं रोकती है तो आपकी नमाज नहीं हो रही है, तो वो नमाज ही समझते हैं अपने आप को, अल्लाह के रजिस्टर में अल्लाह वाला, है ना। ऐसा ही होता है कि हाउ टू फाइंड आउट कि लड़का कैसे नमाजी है, कैसे पता चलता है, तो मस्जिद में जाके कुछ तो पता चल जाता है। सही। इससे जो है ना, मैं आगे इस पॉइंट को लेकर चलना चाहूंगी कि चले, हमने ये तो बता दिया कि आप क्या देखें और किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, आप उसके अखलाक को देखें, आप दीन को देखें, और दीन में भी फिर अगर किसी ने कोई अलूम पढ़े हुए हैं या इस तरह की कोई इस्लामिक स्टडीज़ की हुई है तो उनको प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, ये हमें पता चल गया। और मेरे ख्याल से बहुत सी ऐसी सिस्टर्स आती भी हैं मेरे पास कि ठीक है, अब वो खुद मतलब शायद इतना उन्होंने ना पढ़ा हो, अभी अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया हो तफसीर पढ़ना, हिजाब करना, निकाब करना, और या किसी पेरेंट्स के बच्चों ने स्टार्ट किया हो, मतलब पेरेंट्स पहले से थे रिलीजियस और प्रैक्टिसिंग लेकिन बच्चे नहीं थे, एंड फाइनली अब वो बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस करने लगे हैं और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो ये आता है कि ठीक है, हमें पता चल गया कि हमने क्या क्या देखना है एक लड़के में या लड़की में। क्वेश्चन इज कि ये मिलेंगे कहाँ, कहाँ से ढूंढे इन्हें, और कहाँ जाए हम, कहाँ जाकर इनको ढूंढें। तो गुड इसके बारे क्वेश्चन। में देखो, वुड लाइक टू गाइड। देखो, आप अगर कॉरपोरेट में ढूंढेंगे तो आपको मॉडर्न मिलेंगे, डैशिंग मिलेंगे। हाँ, कॉलेज में ढूंढेंगे तो वही कैंटीन में बैठने वाले मिलेंगे, या लाइब्रेरी में बैठने वाले मिलेंगे, या बगीचे में बैठने वाले मिलेंगे, डिपेंड्स अपॉन वेर यू सर्च। अक्सर कहाँ है पता है, अक्सर सर्च कहाँ होता है, अक्सर लोग सर्च करते हैं शादियों में। यानी आप अगर किसी की शादी में गए, आपके साथ एक आपका भतीजा या आपका भांजा है जो 20-22 साल का है, तो जितनी भी औरतें ना आपको पूछेंगी ये लड़का कौन है, क्या करता है, शादी हो गई है। लोग अक्सर शादियों में ढूंढते हैं, पता है क्यों? शादी में सभी लोग बन ठन कर चकाचक जाते हैं, तो नजर में जल्दी आ जाते हैं, लोग शादियों में देखते हैं, है ना। तो ट्रू, वेरी वेरी। हाँ, देखना कहाँ चाहिए, नंबर वन मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ, हम्म। देखना चाहिए अपने वालिद साहब के फ्रेंड सर्कल में। क्योंकि बाप को पता है उसके दोस्त के बेटे कैसे हैं, क्या करते हैं, उसको रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, फेसबुक पे जाने की भी जरूरत नहीं है। बाप जो रहता है ना, अक्सर लड़कियां ना बाप की फरमाइश को, बाप की चॉइस को रिजेक्ट करती है, डैडी मेरा और आपकी चॉइस अलग है, आपको मेरा टेस्ट नहीं पसंद है। तो यहाँ जो है अक्सर लड़कियां गड़बड़ी कर बैठती है। बाप को पता है उसकी बेटी कैसी है, उसमें क्या कमजोरियां हैं, मेरी बेटी शॉर्ट टेम्पर्ड है, मेरी बेटी लेजी है, मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है, ये सारी चीजें बाप जानता है अपनी बेटी के बारे में। तो वो लड़का ऐसे ही ढूंढेगा जो उसकी बेटी को बर्दाश्त कर लेगा, साथ में लेकर चलेगा, सही ना। बाप के हवाले, इसीलिए अल्लाह ने बाप को वली बनाया, माँ को वली नहीं बनाया, बाप को वली बनाया। लेकिन अक्सर लोग बाप की चॉइस को, खाली बाप की जरूरत पड़ती है निकाह सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए, वहीं तक बाप को रखते हैं, या खर्चा देने के लिए शादी का। लेकिन असल में बाप का जो फ्रेंड सर्कल है ना, सबसे पहले प्रायोरिटी वहीं दो। आप कितने भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे जाओगे, कहीं भी ढूंढोगे, यू विल नॉट फाइंड दैट टाइप्स ऑफ बॉय जो स्कैंड किए हुए होंगे। क्योंकि बाप के बहुत सारे दोस्त होते हैं, कोई भी बता देगा नहीं नहीं ये लड़का सिगरेट पीता है, हाँ ये मेरे दोस्त का बेटा, तो भी क्या हो गया, क्योंकि सर्कल में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता चल जाती है। बाप को पता है बच्चा कितना तमीज वाला है, हाँ दोस्त का बेटा है ना, आना जाना होते रहता है। तो द फर्स्ट एंड द इजीएस्ट चॉइस इज टू सर्च फ्रॉम द फ्रेंड्स ऑफ फादर्स, फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ फादर्स फ्रेंड। ये नंबर वन चीज है। सेकंड है, पे मस्जिद के इमाम साहब को बोले जहां पे आप नमाज पढ़ने जाते हो,
कि भाई हमारी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे मौलाना साहब, तो मौलाना साहब को पता है बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर वो बताएगा देखो ऐसा है वैसा है, समझे ना। और आई विल, जो लड़कियां रिलीजियस लड़का ढूंढना चाहती है, मैं उनसे कहूंगा गो फॉर कंजर्वेटिव बॉयज, भले कुर्ता पैजामा पहनता है, टोपी पहनता होगा, हाँ, कंजर्वेटिव बॉयज जो रहेंगे ना, वो अखलाक में अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो मदरसा में उलमा के साथ रहते हैं, उनके माँ बाप भी स्ट्रिक्ट रहते हैं। कंजर्वेटिव बॉयज आर वेरी सेफ, कमाते होंगे कम, करोड़पति नहीं होंगे, लेकिन हम्म। मामलात में, डिसिप्लिन में, अखलाक में दे आर वेरी रिच। वॉलंटियरिंग का काम कर लेंगे मस्जिदों में, इधर उधर, आपके वहां मैयत हो गई, जनाजा हो गया, तो ये नहीं सोचेगा मैं दामाद हूँ, फट 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 काम पे लग जाएगा, एम्बुलेंस बुलाएगा, हॉस्पिटल भागेगा। ये दिस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव बॉयज। एंड ग्रेट। फॉर्चुनेटली फॉर अवर डॉटर्स, कंजर्वेटिव बॉयज आर मोर इन नंबर। लेकिन ये बसों में लटकते हैं, ये रिक्शाओं में जाते हैं, इनके पास गाड़ियां नहीं होती है, पसीने निकलते हैं, चकाचक नहीं रहते हैं, इनके ब्रांडिंग नहीं होती है, इनके फेसबुक पे पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज है, ये सब धमाके नहीं होते, इसलिए लोग अक्सर हम्म। इनको इग्नोर करते हैं। लेकिन दे आर द हम्म। राइट बॉयज। आई वुड रियली सजेस्ट, कोई बहन अपना तजुर्बा भी बाद में शेयर कर सकते हैं, अगर ऐसे कंजर्वेटिव बॉयज के साथ किसी की बेटी का निकाह हुआ या किसी का निकाह हुआ है, वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर सच फीडबैक ऑल्सो, ताकि आने वाले एपिसोड में और बारीकी से हम निकाह के खर्चे, निकाह के इंटरव्यू में क्या बातें होनी चाहिए, ये सारी चीजें क्या पूछना चाहिए, प्रोफाइल कैसा होना चाहिए निकाह का, ये सारी चीजें हम आने वाले लेसन में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, डू कमेंट और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस हो, टॉपिक्स हो, यू आर ऑल मोर देन वेलकम। आप लोग मेंशन करें, क्योंकि इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मकसद यही है कि हम आपके साथ वही टॉपिक्स डिस्कस करें जो आपके मसाइल हैं, जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह यू आर मोर देन वेलकम। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड मोर, नहीं तो फिर हम आगे चलें। यहाँ तक ये एपिसोड हम एंड करते हैं, क्योंकि ठीक इसमें है। हमने मेन डिस्कस किया लड़के रिलीजियस हो कैसे पता चले, कहाँ ढूंढे, ये दो चीज सबसे पहले। उसके बाद इंशाल्लाह हम और बातचीत और बहुत सारे टॉपिक्स निकाह के ऊपर ही हमारी लंबी अच्छी प्यारी सी सीरीज आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहेंगे इंशाल्लाह। Thank you so much. Jazakallah khair, and thank you to our viewers as well. See you all in the next episode. Take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.